हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनके त्यागपत्र की बात की जा रही है कि अब उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि अरे यार, अभी थोड़े दिन पहले तो शेख हसीना ने त्यागपत्र दिया है और वो भारत भगई हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, शेख हसीना ने त्यागपत्र नहीं दिया है, जिसके कारण से ये विवाद खड़ा हो गया है। इनके इनका त्यागपत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने त्यागपत्र इन्होंने दिया और जनता भी इन्हीं का त्यागपत्र मांगने चली आई है। तो यहाँ पर हम जानेंगे आखिर क्या मुद्दा है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बांग्लादेश, यहाँ पर अभी वर्तमान में जो भी आंदोलन वगैरह हुए थे, जो आगजनी वगैरह की गई थी, तो उससे उभर ही रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी शहाबुद्दीन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी हाल ही में एक इनफॉर्मल इंटरव्यू दिया है। तो इन्होंने कहा कि जब शेख हसीना यहाँ से गई तो उन्होंने मुझे जो त्याग पत्र था वो ऑफिशियली नहीं दिया था। यानी उन्होंने कहा ही डिड नॉट रिसीव एनी फॉर्मल रिजाइनेशन लेटर फ्रॉम हसीना बिफोर शी फ्लेड टू इंडिया ऑन 5 अगस्त फॉलोइंग द मास अपराइजिंग। तो वही बात है कि 5 अगस्त को जब ये इंडिया चली आई थी शेख हसीना, तो इन्होंने मुझे जो है त्यागपत्र नहीं दिया था। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में दिख रही है, क्योंकि अगर आप बात करें तो शहाबुद्दीन ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर जो इनके अधिकारी वगैरह थे, तो इन्होंने बताया बताया था भी कि शेख हसीना जो है रिजाइन देकर यहाँ से चली गई हैं। अब यहाँ पर बात उठ के आ रही है कि इन्हें त्यागपत्र मिला ही नहीं है। यह कॉन्ट्रडिक्टरी है दोनों बातें। अब देखिए शहाबुद्दीन का रिजाइनेशन की मांगे यहाँ पर बढ़ गई हैं, क्योंकि ये शहाबुद्दीन जो है ये भी एक प्रकार के, जब आपका बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर क्रांतिवीर थे, यानी इन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। तो इसी कारण से इन्हें शेख हसीना ने ही प्रेसिडेंट बनाया था। तो सबको यही लग रहा है कि शेख हसीना के हितैषी हैं। अब यही समस्या है। देखिए, जब आप संवैधानिक चीज़ों को समझेंगे नहीं, अब बताइए भाई, जब वो त्यागपत्र नहीं दे गई ऑफिशियली, तो ये कैसे कहते हैं कि त्यागपत्र दे दिया गया। आप उनके फेक लेटर तो बना नहीं देंगे। तो वही बात है। इसके बाद देखिए फिर से एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो फिर से स्टार्ट हो गए। बच्चे जो वहाँ के हैं, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए भाई साहब, वो बड़े लोग ही इतना आगजनी वगैरह कर रहे हैं। होशियार होंगे, हम लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनका जो बंग भवन है वहाँ पर फिर से स्टूडेंट ने हंगामा करना स्टार्ट कर दिया है। अब प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या यही कि आखिर वो करें क्या, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देने का उल्लेख ही नहीं कि भाई साहब ये त्यागपत्र देंगे कि हैं। तो ये एक टेक्निकल जो ग्लिच आ रहा है ना, वो उनके संविधान की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एंतरिम गवर्नमेंट जो अभी बनी हुई है ये भी एक प्रकार से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जब 2011 में शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एंटरिम गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलेशन, यानी इसकी जो बात है इसके बनने की, तो इसे इन्होंने एबॉलिश कर दिया था कि हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में एंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इसके कारण से ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और आपको ये तो पता ही है कि जो चीफ एडवाइजर इस गवर्नमेंट के हैं कौन है, तो मोहम्मद यूनिस जी हैं, जो कि नोबेल लॉरेट हैं। और ये एक प्रकार से अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो अमेरिका के ही ये पपेट हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे क्या क्या ऐसा सब हो क्यों रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर बात आती है ना, जब आप गवर्नमेंट जो है हिंसात्मक, जब हड़ताल वगैरह होती हैं, हिंसा के माध्यम से अपनी बातें मनवाने की बात की जाती है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। क्योंकि आज आपको लगता है कि आज ये मेरे पक्ष में है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, इस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं भाई साहब, लेकिन कल यदि आप भी गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको भी यही समस्या देखने की पड़ेगी। क्योंकि जनता किसी की सगी नहीं होती, उन्हें अपना स्वार्थ चाहिए, सब चाहिए। ठीक है। उनको अगर लगेगा कि हमारे फायदा नहीं हो रहा है, हमारे मन का नहीं हो रहा, तो वो विरोध करेंगे। और यदि आप हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे कि हाँ हिंसा से हम चीज़ें आप मनवा सकते हैं, तो हर बार जो आम जनता है वो ऐसा ही करेगी। भारत में आप देखेंगे विभिन्न आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंसात्मक आंदोलन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर मिलते भी तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आती है और तुरंत उसे हिंसा को दबाने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि यदि हिंसा के माध्यम से यदि गवर्नमेंट हो या प्रशासन यदि झुक जाएगा ना, तो ये
बहुत बड़ी समस्या आ जाती है गवर्नमेंट चलाने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अहिंसात्मक तरीके से आपके आंदोलन हो, उसमें हिंसा का काम ना हो। इसलिए गांधी जी को आज भी हमारे देश में पूजा जाता है। जो लोग समझते हैं, बाकी आज तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई लोग हैं जो गांधी जी को गलत भी कहने लगे हैं, लेकिन उसके लिए वही बात है ना कि आपको दिमाग थोड़ा आपके ऊपर वाले माले में बुद्धि ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि कम होती है, इसीलिए वो गांधी जी को भी गांधी जी का भी विरोध करने लगते हैं। गांधी जी ने सही नहीं किया हमारे देश के साथ, हमारे देश को बनाने में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लेट लगा दी। लेकिन यदि आप उन्हें अच्छे से मेच्योरिटी से समझने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने नींव में ही हमारे देश की अहिंसा डाली है, ना कि हिंसा। इसलिए आज देश हमारा बचा हुआ है। क्योंकि आप देखें, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, जितने अगल बगल के देश हैं यही समस्या है उनकी, लेकिन भारत में ये आपको समस्या नहीं मिलेगी। उसका बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, आप मानिए या ना मानिए, इनडायरेक्टली तुम्हें जाता ही है। अब देखिए, रिजाइनेशन जो है यहाँ पर एक टेक्निकल टेंगल बन के आ गया है यहाँ पर। बाकी देखिए, जो उनके मंत्री वगैरह हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल मैटर है, लेकिन ये टेक्निकल मैटर के साथ भी ना एक संवैधानिक इशू भी इनके लिए बन के आ जाएगा 100%। क्योंकि यदि ये लोग प्रेसिडेंट को हटाते हैं ना, तो ये आने वाले समय में इनका संवैधानिक जो संकट आएगा ना, उसको ये लोग सोच नहीं सकते हैं आगे जो होने वाला है। क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आर्मी को पावर ले लेनी चाहिए। अभी इन्हें ये नहीं पता कि भाई साहब, पावर कितनी गंदी चीज होती है। आर्मी के पास यदि पावर चली जाएगी ना, वो भी वो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। जो इलेक्टेड नहीं होता उसे पावर का डर भी नहीं है कि मेरे हाथ से जाएगी। वो इलेक्टेड है तो है नहीं है, तो उन्हें डर भी नहीं कि हमारी पावर जाएगी, तो वो बैठ जाएंगे एक बार। फिर आप समझ लीजिए, पावर किसी को भी बुरी नहीं लगती, सबको लगता है कि मैं सब पर आदेश करूं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इन्हें। अभी वही है, ये पाकिस्तान के नक्शे कदम पर पूरी तरह से चल रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बाप जैसा था, हम भी वैसे ही चलेंगे। लेकिन ये दादा की बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि दादा तो हम ही हैं इन सबके। देखिए इन्होंने, अब देखिए अंतरिम गवर्नमेंट जो है ना, मोहम्मद यूनिस की, उनके द्वारा कहा गया है कि भाई हम अंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रहेंगे जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी इलेक्शन होने के चांस कम है, क्योंकि पहले हम देश पर जो रिफॉर्म्स करने हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या सोशल रिफॉर्म जो हमें करने हैं, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद ही हम चुनाव कराएंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट लाएंगे। बात यहीं पे फंस जाती है भाई साहब। देश में रिफॉर्म करने हैं तो किसके द्वारा किए जाने चाहिए? चुनी हुई सरकार, या फिर आपकी जो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है, ये दूसरे देश की बैठाई हुई गवर्नमेंट के द्वारा आप अपने देश में ही संविधान बदलने या नियमों को बदलने का किसको जिम्मा देंगे? जिसको आपने चुना है या जिसको नहीं चुना है? तो भाई साहब, चुनने वालों को होना चाहिए। लेकिन ये लोग, एक गलत ट्रेंड है जो अपने देश में ही बैठा रहे हैं। बाकी ये देखते हैं क्या होता है भाई साहब। ये तो बहुत ही अंधकार में जा रहा है बांग्लादेश। यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, आने वाले समय में इन्हें। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में ये सब जो हो रहा है, इससे क्या भारत को कोई नुकसान? तो भाई साहब बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि हमारे बगल में ही, हमारी खपरी में बैठा है बगल में। और अगर ये अच्छे से नहीं रहा तो भाई साहब हमें तो दिक्कत आएगी ही। मोहल्ले में यदि आपको कोई लगातार नौटंकी करता रहेगा तो आपको भी दिक्कत आती है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या का, इस समस्या की जड़ बनती जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आपके जो भी विचार हो तो आप दो शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।